तो चलिए मौर्य साम्राज्य देखते हैं। वीडियो UPSC SSC अदर एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य, ठीक। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रो कोट्स कहा, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की। विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल, जिसका अर्थ है निम्न कुल में उत्पन्न, शब्द से था। घनानंद को हराने में चाणक्य, जिसका नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी था, ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना, ठीक। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखित पुस्तक थी? विष्णुगुप्त या चाणक्य। चंद्रगुप्त जो था मगध की राजगद्दी पर बैठा 322 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक। आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 प्रांत काबुल, कांधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका, ठीक। इंडिका के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। इन्हें एक सोने के पालकी में लाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हथियारों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोते का झुंड रहता था, जो सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाता रहता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात तक एक ही कमरे में नहीं सोते थे, ठीक। पाटलिपुत्र के बारे में देखते हैं। पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा था, जिसमें 570 बुर्ज, 64 द्वार थे। 2 और 3 मंजिला वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों के बने थे। राजा का महल भी काठ का बना था। ये भी पर एग्जाम में पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का महल किसका बना हुआ था, तो लकड़ी का, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया था। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। 500 हाथी उपहार में दिए। चंद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई? 298 ईसा पूर्व में। कहाँ? श्रवणबेलगोला में उपवास के द्वारा। और इसके लिए एक और कहा जाता है मृत्यु के बारे में कि किस पद्धति से हुई, तो संलेखना पद्धति कहा जाता है। बिंदुसार के बारे में देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक। क्या है? शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक धर्म का अनुयायी था। ये सब आपको ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। उसका पुत्र बिंदुसार
आजीवक धर्म का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की? मक्खलीपुत्र गोसाल ने की थी। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया। ये सब नाम आपको ध्यान रखना है, जो नाम दिया गया है, भद्रसार या वारिसार। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजे। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया। ठीक। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, सिंध या झेलम नदियों के बीच में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले से सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। 16 राज्यों का विजेता। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों की एक मंत्रिपरिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक था। खल्लाटक बिंदुसार से संबंधित है। ठीक। अशोक देखते हैं। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। ठीक। दिव्यदान के अनुसार, किसके अनुसार? दिव्यदान के अनुसार। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस समय अशोक गद्दी पर बैठा उस समय वह कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का। ठीक। मस्की, गुर्जरा, नेतुर, उडेगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक। ये इम्पोर्टेंट है। अशोक का इतिहास में मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। इसके अभिलेख में निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है: शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। D.R. भंडारकर जैसे इतिहासकार ने अभिलेख के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। ठीक। अशोक के शिलालेख दिया है और किस राज्य से संबंधित है वो दिया है। आइए देख लेते हैं। तो इसको देखते हैं। शहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान में है। मानसहरा हजारा पाकिस्तान में है। कालसी उत्तराखंड में है। गिरनार गुजरात में है। धौली तथा जौगढ़ उड़ीसा में है। एरगुडी, राजुल और मंडगिरी आंध्र प्रदेश में है। सोपारा महाराष्ट्र में है। रूपनाथ तथा गुर्जरा मध्य प्रदेश में है। सासाराम बिहार में है। भब्रू या बैराट राजस्थान में है। मस्की, गोबी मठ, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर और जटिग रामेश्वर, कनगनहल्ली और पाल की गुड्डू, ये सब कहाँ? कर्नाटक में है। ठीक। आइए देखते हैं। कर्नाटक के गुलबर्ग जिले के कनगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प, रिलीफ स्कल्पचर, शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूपचित्र के साथ राणी अशोक मतलब राजा अशोक उल्लिखित है। ठीक। कनगनहल्ली से ये प्राप्त हुआ था। भब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया। किस अभिलेख में? भब्रू अभिलेख में। ठीक। स्वयं को मगध का राजा बताया। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। ठीक। और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया।
इसका उल्लेख, इस युद्ध का उल्लेख किसमें? 13वें शिलालेख, अशोक के 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा। ठीक। आइए, जो ये शिलालेख और संबंधित राज्य था उसमें से कुछ और बचा हुआ देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? ऐरावरा। उत्तर प्रदेश में ऐरावरा है। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय। कौन से शिलालेख में क्या दिया है ये पूछ लेता है एग्जाम में, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। पहला शिलालेख, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। और दूसरा शिलालेख, मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। तीसरे में, इसमें राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। चौथा, इसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति अपनाई गई है। भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। पांचवा में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। छठा में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। छठा अभिलेख आत्मनियंत्रण। ठीक। सातवां एवं आठवां अभिलेख, इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। नवां अभिलेख, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। नवां, इसमें अशोक ने आदेश दिया था कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वां अभिलेख, इसमें धर्म की व्याख्या की गई है। 12वां अभिलेख, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां अभिलेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है जहां उसे धर्म प्रचार भेजे। ठीक। 14वां अभिलेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। ठीक। उपगुप्त, देखते हैं ये कौन है। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। आप देख चुके हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन था, बिंदुसार आजीवक था और अशोक अब बौद्ध हो गया। तो ये सब ध्यान रखना आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। ठीक। कल्लड़ के रजत रंगिनी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। किसके प्रवचन? निग्रोध। ऐरावरा लेख यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया की, 12वें वर्ष निगाल सागर की, ठीक, और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। ठीक। अब देखते हैं मौर्य प्रांत और उसकी राजधानी। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, अवंती की उज्जैनी, कलिंग की तोसली, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी, प्रासी या पूर्वी प्रांत की पाटलिपुत्र। अशोक ने आजीविकों को हराने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। अशोक ने आजीविकों को बसाने या रहने हेतु 4 गुफाओं का नाम पूछता है, ये इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से गुफा हैं जो आज अशोक ने दान किए थे आजीविकों को? कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। वैसे ये कर्ज नहीं है, कर्ण है। कर्ण, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। ध्यान रखिएगा, कर्ज नहीं, कर्ण है। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभलेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। ठीक। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया। ठीक। आइए देखते हैं अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ। मंत्री
प्रधानमंत्री। पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान था। युवराज राजपुत्र। दौवारिक राजकीय द्वार रक्षक। अंतर्वेदिक अंतःपुर का अध्यक्ष। समाहर्ता आय का संग्रह करता। ठीक ठीक, देखते हैं। समाहर्ता आय का संग्रह करता। सन्निधाता राजकीय कोषा अध्यक्ष। प्रशासता कारागार का अध्यक्ष। प्रदेष्ठी कमिश्नर। पौर नगर का कोतवाल। व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश। नायक नगर का रक्षक। कर्मांतिक उद्योगों और कारखानों में कार्य करने वाले। ठीक, अब यहाँ देखते हैं। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। ठीक, शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम भारत में किसने किया? अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं आर्मेनिक लिपियों का प्रयोग हुआ है। ये लिपियाँ आपको ध्यान रखना है। ठीक, ग्रीक एवं आर्मेनिक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख शहबाजगढ़ी से एवं मानसेहरा पाकिस्तान में जो है से, तथा शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अशोक ने अभिलेखों को 3 भागों में बांटा है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। ठीक, अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में किसने की? पादरेटी फेनथैलर। ठीक, इसकी संख्या शिलालेखों की 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सर्वप्रथम पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसप को मिली। किसको? ये इम्पोर्टेंट है। पहली सफलता शिलालेख पढ़ने में जेम्स प्रिंसप। ठीक, अशोक के स्तंभलेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह कुछ 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। प्रयाग स्तंभलेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इसी स्तंभलेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। ठीक, दिल्ली टोपरा, यह स्तंभलेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभलेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। ठीक, अब देखते हैं रामपुरवा अभिलेख। रामपुरवा यह का स्तंभलेख। रामपुरवा स्तंभलेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने की। ठीक, लौरिया अरेराज चंपारण बिहार में। लौरिया नंदगढ़ चंपारण बिहार में। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। कौशाम्बी अभिलेख, इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख रुमिंदेई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक के द्वारा भू राजस्व की दर 1/8 भाग कर दिया गया और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर, जिसे बलि कहते थे, माफ कर दिया गया। महास्थान, बांग्लादेश से प्राप्त सोहगौरा का ताम्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे दैवीय प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्यों दिए जाने का विवरण प्राप्त होता है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। किसने कहा था? अशोक ने कहा था। ये वाला ठीक, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सारेकुना कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं आर्मेयिक भाषाओं में प्राप्त होता है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहते थे। ठीक, उपधा परीक्षण ध्यान रखिएगा। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या
12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार अथवा आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया, ठीक, और इसके प्रधान को विषयपति कहते थे और प्रांत जो था विषयपति के अधीन था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासन में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का प्रशासन संभालता था, ठीक। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित होता था। आइए देखते हैं प्रशासित समितियां हैं उसके कार्य। समिति दिया है, पहला समिति और कार्य देखते हैं। उद्योग या शिल्प कार्य निरीक्षण, द्वितीय में विदेशियों की देखरेख, तृतीय में जन्म मरण का विवरण, चतुर्थ में व्यापार और वाणिज्य का देखभाल, पंचम निर्मित वस्तुओं के क्रय विक्रय का निरीक्षण, षष्ठ में बिक्री कर वसूलना है। ये तो कभी एग्जाम में ऐसे आया नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। देखिए कितनी कठोर व्यवस्था है। वैसे अच्छा ही था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमई मार्ग निर्माण अधिकारी था। एग्रोनोमई मार्ग निर्माण अधिकारी, ठीक। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था, हो गया। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमई मार्ग निर्माण का अधिकारी था, ये भी हो गया। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी व 8,000 रथ थे। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना लुटेरों की सेना कहा। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही और 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी थे, ठीक। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समितियाँ करती थी। 5 सदस्यीय 6 समितियाँ। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन होता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक, ठीक, राजुक। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने की भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था, ठीक। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग किया जाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्णों में बांटा है। कौन कौन से है आइए देखते हैं। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, बस इनका नाम तो पूछता नहीं है, बस कितने वर्गों में बांटा था, 7 वर्गों में। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था, ठीक। ये हो गया। समाज को जो 7 वर्ग, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद, ठीक। रूपा जीवा किसे कहते थे आइए देखते हैं।
स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को रूपाजीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्ष तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। ठीक। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में था। तो ये था मुगल साम्राज्य, जो हर एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप इसे देखिए, रिवीजन करिए, हमारे चैनल को देखते रहिए। इसी तरह अच्छे अच्छे टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।